हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में मैंने 26 एडवांस सी शार्प के ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि इंटरव्यू में इतने कॉमन हैं कि लगभग हर जगह पूछा जाता है। मैंने एक वीडियो बेसिक सी शार्प पे भी बनाया है, उसको भी मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि उसको भी जा करके आप ज़रूर देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जेनेरिक क्लास क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि जेनेरिक का मतलब है जनरल फॉर्म, ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो सी शार्प में भी जेनेरिक क्लासेस क्या होता है कि उसमें आप कोई टाइप डिफाइन नहीं करते हो। टाइप को आप क्या करते हो, जेनेरिक बना देते हो, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्लास नेम रहता है और यहाँ पे आपका ये जो है टी जो है ये एक पैरामीटर है जो कि टाइप को डिफाइन करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो हमारे पास जो है कि एक क्लास है डी सीरियलाइजर, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है कि ये टी एज ए पैरामीटर पास किया है जो कि डिफाइन करेगा, मतलब रन टाइम में जब उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे या फिर इस क्लास को इंस्टेंशिएट करोगे उस वक्त जो है कि आप डिफाइन करोगे कि ये टी जो है कि किस टाइप का होगा। यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है डी सीरियलाइज, ठीक है, और ये इसका रिटर्न टाइप जो है कि जिस टाइप का बनाओगे उस टाइप का रिटर्न टाइप होगा। और यहाँ पे हमने जो है कि एक कंटेंट जो है कि एज ए पैरामीटर हमने यहाँ पे लिया है। अब हम जेसन कन्वर्टर का डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट यूज करके यहाँ पे हम वो टाइप पास कर देते हैं और जो भी हमारा कंटेंट होगा वो उस टाइप के हिसाब से उसमें वो डीसीरियलाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास एक कंटेंट है जो इस पर्सन टाइप का है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी है नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब हम जब ये डीसीरियलाइजर टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पर्सन डीसीरियलाइजर, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि भाई देखो ये पर्सन डीसीरियलाइजर किस टाइप का होगा, यानी ये डीसीरियलाइजर जो होगा वो पर्सन टाइप का होगा। मतलब अब ये मेथड जो है, ये क्लास जो है कि बेसिकली पर्सन टाइप का हो गया, यानी ये डीसीरियलाइज मेथड जो है कि अब पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने जो है कि पर्सन डीसीरियलाइजर डॉट डीसीरियलाइज किया है और यहाँ पे हमने जब कंटेंट पास किया है तो इस डीसीरियलाइज मेथड को पता है कि ये कंटेंट टाइप जो है कि हमें, मतलब इस मेथड से जो है कि पर्सन टाइप का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। यही होता है जेनेरिक क्लास और इसका यही होता है सिंटैक्स। और ये जो है जेनेरिक क्लास का सबसे सिंपल एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन बनता है हीप और स्टैक या फिर आप कह सकते हैं कि हीप और स्टैक में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी वेरिएबल जो है कि डिक्लेयर करते हो या फिर इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, तो उसके लिए मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट होता है और वो मेमोरी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्टैक है और यहाँ पे हीप है। तो कोई भी वेरिएबल जब सिंपल टाइप का होगा, जैसे मान लीजिए इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, डेसिमल, यानी इसको जो है कि हम वैल्यू टाइप भी बोलते हैं, तो उस वक्त क्या होगा, इसके लिए जो भी मतलब स्पेस एलोकेट होगा वो जो है स्टैक में एलोकेट होगा। लेकिन वही चीज अगर आप रेफरेंस टाइप का बनाते हो तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए स्पेस जो है कि वो तो स्टैक में एलोकेट होगा लेकिन वहां पे एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं होगी। वहां पे क्या होगा, बेसिकली आपके हीप में एक स्पेस एलोकेट होगा जहां पे जो है कि वैल्यू स्टोर होगा और इसका रेफरेंस जो है कि स्टैक में स्टोर होता है। तो यही होता है हीप और स्टैक। बेसिकली आप जो भी वैल्यू टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो स्टैक में स्टोर होता है और जो भी आप रेफरेंस टाइप का जो है कि वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो जो है कि हीप में उसकी वैल्यू स्टोर होती है। ये याद रखिएगा कि वैल्यू जो है कि हीप में स्टोर होती है जबकि एड्रेस जो है कि स्टैक में ही स्टोर होता है, ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टैक जो है कि एक स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी होता है जो कि वैल्यू टाइप के वेरिएबल को स्टोर करता है और हीप वो एरिया होता है जो रेफरेंस टाइप के वेरिएबल को स्टोर करता है। तो इसी पे जो है कि एक क्वेश्चन बनता है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो देखिए, बॉक्सिंग जो है बेसिकली आप जब भी कोई वैल्यू टाइप का वेरिएबल बनाते हो और उसको जो है रेफरेंस टाइप पे स्टोर करते हो तो वो क्या कहलाता है, बॉक्सिंग कहलाता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस लाइन से जो है बॉक्सिंग हुई है, मतलब वैल्यू टाइप को हमने जो है कि रेफरेंस टाइप में स्टोर किया है। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में बेसिकली स्टैक में जो है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू जो है हीप में स्टोर होगी। और अगर आप जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो है कि इंटीजर टाइप का जे बनाया है और इसमें क्या किया, हमने वापस से ओ को इंटीजर में कन्वर्ट किया है।
यानी अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे स्टैक में जे क्रिएट होगा जहाँ पे जो है कि ये वैल्यू वापस से स्टोर होगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग। यही है सिंपल सा बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग में डिफरेंस। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड क्या है। तो देखिए इसके पीछे थोड़ी सी एक कहानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका समझ लीजिए कि एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट होता है, पूरा मतलब जो है कि ये आपका जो है कि एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट है। उस एप्लीकेशन में आपने कुछ C# के कोड लिखे हैं, कुछ F# के लिखे हैं, कुछ विजुअल बेसिक के लिखे हैं, कुछ जो है कि C के लिखे हैं, कुछ C++ के लिखे हैं। तो बेसिकली जब कोई भी कोड आप जो है कि .NET फ्रेमवर्क को यूज करके लिखते हैं, बेसिकली .NET टेक्नोलॉजी को यूज करके लिखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये बेसिकली C#, F# और विजुअल बेसिक का जो कोड होता है वो बेसिकली इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। और ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है कि सबके लिए सेम होगा, चाहे आप C# में कोड लिखें या F# में कोड लिखें या फिर विजुअल बेसिक में कोड लिखें। और .NET का CLR जो होता है वो इसको आसानी से जो है कि प्रोसेस कर सकता है। ये होता है मैनेज्ड कोड, मतलब जो भी आप .NET टेक्नोलॉजी को यूज करके कोड लिखते हो और वो जबकि IL में कन्वर्ट होता है वही कहलाता है मैनेज्ड कोड। इसके बाहर जो भी आप कोड लिखते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने C में लिखा, C++ में लिखा या फिर किसी और टेक्नोलॉजी को यूज करके लिखा, तो उसको जो है कि जब आप मतलब प्रोसेस करोगे तो वो IL में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। मतलब CLR जो है कि उसको डायरेक्टली जो है कि एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है कि लिमिटेड हो जाएंगी। मतलब अब ये C# में जो भी आपने DLL बनाया है, C++ में जो बनाया है, वो .NET टेक्नोलॉजी उसको जो है कि बेसिकली हैंडल नहीं करता है। जो भी हैंडलिंग होती है वो आपकी इसी टेक्नोलॉजी में होनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका मेमोरी मैनेजमेंट हो गया या फिर गार्बेज कलेक्शन हो गया या फिर और कोई भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ जो है कि आपका यहीं पर हैंडल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जब IL में कन्वर्ट होता है तो CLR क्या करता है, इनको जो है कि हैंडल कर लेता है। तो यही एक डिफरेंस है मैनेज्ड और अनमैनेज्ड कोड में। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोड जिसका एग्जीक्यूशन जो है रन टाइम के थ्रू मैनेज होता है, .NET के रन टाइम के थ्रू, जिसको हम CLR बोलते हैं। CLR क्या करता है, उस मैनेज्ड कोड को लेकर के कंपाइल करता है मशीन कोड में, मतलब बेसिकली जो कि मशीन जो है कि उसको समझ सके। जैसा कि मैंने बताया, CLR क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, सिक्योरिटी बाउंड्रीज हुआ, टाइप सेफ्टी वगैरह हो गया, ठीक है। और जो C या C++ लैंग्वेज में आपने जो भी कोड लिखे हैं वो कहलाता है अनमैनेज्ड कोड। यानी अब अनमैनेज्ड कोड में सब कुछ, मतलब प्रीटी मच एवरीथिंग प्रोग्रामर को ही हैंडल करना पड़ता है। बेसिकली CLR जो है उसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर लेगा। उसको जो है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने मेमोरी जो है कि कैसे मैनेज किया है या फिर सिक्योरिटी वगैरह कंसिडर किया है कि नहीं किया है। यानी सब कुछ जो है कि प्रोग्रामर, यानी जिसने C++ पे कोड लिखा है, उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है अनमैनेज्ड कोड। बेसिकली जो भी .NET टेक्नोलॉजी से बाहर का है वो समझ लिए कि अनमैनेज्ड कोड है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। देखिए गार्बेज कलेक्शन तो मतलब समझ लिए कि मुझे हर इंटरव्यू में पूछा गया है, जहां पे भी मैं इंटरव्यू देने गया हूं वहां पे गार्बेज कलेक्शन के बारे में तो पूछा ही गया है। तो बेसिकली देखिए गार्बेज कलेक्शन जो है मेमोरी मैनेजमेंट का एक टेक्निक है जो .NET फ्रेमवर्क यूज करता है, .NEट टेक्नोलॉजी यूज करता है। क्योंकि आजकल जो है कि आप फ्रेमवर्क बोलोगे ना तो सिर्फ जो है कि .NEट ही आएगा, .NEट कोर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको .NEट टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली गार्बेज कलेक्टर करता क्या है, मेमोरी को जितना जल्दी हो सके उसको फ्री करता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट हुए हैं, ठीक है, और अब वो यूज नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या करेगा, वो फ्री कर देगा। यही होता है गार्बेज कलेक्टर का काम। और गार्बेज कलेक्टर बेसिकली क्या करता है, हमेशा स्कैन करता रहता है, ठीक है। जब जब उसको जो है कि मतलब मेमोरी मिला ऐसा जहां पे जो है कि उसको फ्री करना चाहिए, उसको वो तुरंत जो है कि फ्री कर देता है। ये जो है एक्चुअली 3 फेजेस में होता है या फिर 3 जनरेशन में होता है, ठीक है। जहां पे जो है कि आपका जनरेशन 0 होता है, जनरेशन 1 होता है, जनरेशन 2 होता है, ठीक है। यानी पहले स्कैन में वो क्या करेगा, पूरे मेमोरी को स्कैन करेगा और यहां पे देखेगा कि इनमें से जो है कि कौन सा स्पेस फ्री किया जा सकता है, उसको क्या करेगा, वो फ्री कर देगा। बाकी को जनरेशन 2 के लिए भेज देगा, मतलब दूसरी बार जब स्कैन होगा तो ये जब दूसरी बार स्कैन होता है तो यहां पे जो है कि बस वही जो जनरेशन 0 में फ्री नहीं हो पाए थे वही जो है कि स्कैन होते हैं। और इसमें से जो फ्री हो सकता है उसको फ्री करके जो यूज्ड है, मतलब जो यूज हो रहे हैं, उसको जो है कि जनरेशन 2 में भेज दिया जाता है। और जब जनरेशन 2 के लिए स्कैन होता है तो वहां पे जो भी मतलब
स्पेस यूज हो रहे हैं या फिर अनयूज्ड हैं उसको जो है कि वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आने में बेसिकली समझ लीजिए कि वही मतलब ऑब्जेक्ट रह जाते हैं जो कि ग्लोबल हैं, पूरे एप्लीकेशन के लिए जो ग्लोबल हैं वही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अदरवाइज जनरेशन 0 में लगभग सारे जो हैं कि अनयूज्ड स्पेस जो है कि फ्री हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जनरेशन, ठीक है, जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2 का जिक्र करना इंटरव्यू में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है कि आपसे बेसिकली यही चीज एक्सपेक्ट करता है, यही होता है गार्बेज कलेक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है सीरियलाइजेशन। देखिए, सीरियलाइजेशन जो है कि एक प्रोसेस है जो क्या करता है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो भी मतलब आपका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हुआ है उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो बेसिकली डेटाबेस में स्टोर हो सके या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे बेसिकली वो ट्रांसफर हो सके और उस ऑब्जेक्ट का स्टेट मेंटेन रहे। यानी जब उसको आप जो है कि दोबारा से मेमोरी में लोड करेंगे तो वो स्टेट जो है कि वो मेंटेन रह सके, यही होता है सीरियलाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सीरियलाइजेशन जो है कि एक प्रोसेस है जो क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप जो है कि इसको फाइल में स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, या फिर नेटवर्क के थ्रू जो है कि आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो और वहां पे जाके आप उसको वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जेसन डेटा। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सीरियलाइज करते हो तो वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसको जो है कि आप अगर हमारा वो जो डीसीरियलाइजर वाला क्लास देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है कि डीसीरियलाइज और सीरियलाइज मेथड बनाया है जो क्या करता है, इस स्ट्रिंग कंटेंट को बेसिकली कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में, या फिर इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। और इस स्ट्रिंग को आप बेसिकली स्टोर कर सकते हो या फिर आप जो है कि इसको नेटवर्क के थ्रू कहीं और भेज सकते हो और वापस से उसको फिर रिटेन कर सकते हो। यानी वापस से जो है कि उसको आप डीसीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लोगे। यही होता है सीरियलाइजेशन या फिर डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डेलीगेट। ये जो है कि कोई भी इंटरव्यूअर छोड़ता नहीं है इस टॉपिक को। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जबकि है ये बहुत ही सिंपल। तो देखिए, डेलीगेट मतलब एक सिंपल भाषा में क्या होता है, मेथड को होल्ड करने का टाइप होता है। जैसे मान लीजिए कि आप INT लिखते हो तो ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करने का टाइप है। उसी तरह से जो डेलीगेट होता है वो जो है कि मेथड को ही स्टोर करने का एक टाइप होता है। जब आप डेलीगेट क्रिएट करते हो तो बेसिकली जो है कि डेलीगेट को आप बताते को देखो भाई ये रिटर्न टाइप क्या होगा और ये कौन सा पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। मतलब जो भी मेथड इसको आप यूज करके स्टोर करोगे, बेसिकली इसको यूज करके आप टाइप बनाओगे। जैसे मतलब यहाँ पे हमने जो है कि ये कैलकुलेट जो है कि डेलीगेट टाइप का वेरिएबल बनाया है, तो ये क्या करेगा, उसी मेथड को स्टोर कर सकता है जो इंटीजर रिटर्न करता है और दो इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। जैसे हमारे पास दो मेथड है, एक मान लीजिए कि हमारा जो है कि ऐड मेथड है, ये जो है कि इंटीजर रिटर्न करता है और दो इंटीजर एक्सेप्ट करता है। सबट्रैक्ट भी वही कर रहा है, इंटीजर जो है कि रिटर्न करता है और दो इंटीजर एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो उसको जो है कि बेसिकली आप इस कैलकुलेट में स्टोर कर सकते हो। जैसे मतलब यहाँ पे हमने जो है कि ऐड स्टोर किया है और यहाँ पे हमने सबट्रैक्ट स्टोर किया है। तो ये होता है सिंपल सा डेलीगेट का एग्जाम्पल और डेलीगेट का डेफिनेशन। उसके बाद इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को कभी मिस नहीं करेगा। अगर उसने डेलीगेट का टॉपिक उठाया है तो इस क्वेश्चन को तो कभी मिस ही नहीं करेगा कि टाइप कितने होते हैं डेलीगेट के। तो देखिए, डेलीगेट के 3 टाइप होते हैं। पहला सिंगल डेलीगेट, दूसरा मल्टीकास्ट और तीसरा जो है कि जेनेरिक डेलीगेट होता है। सिंगल डेलीगेट क्या होता है कि बेसिकली एक ही मेथड यानी सिंगल मेथड को वो स्टोर करता है और उसका सिंटेक्स जो है कि ये सिंपल इक्वल होता है। ये होता है सिंगल डेलीगेट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे तो ये हमारा सिंगल डेलीगेट है। ठीक है, यानी अभी कैलकुलेट के पास इस लाइन में ऐड है और इस लाइन में आकर के वो सबट्रैक्ट हो गया, यानी अब वो ऐड नहीं करेगा, यानी सबट्रैक्ट ऐड को ओवरराइट कर देगा। दूसरा होता है मल्टीकास्ट डेलीगेट। तो मल्टीकास्ट डेलीगेट समझ लिए कि एक से ज्यादा मेथड को एक ही साथ वो स्टोर कर सकता है, जो क्या करता है प्लस या फिर प्लस इक्वल, माइनस या फिर माइनस इक्वल ऑपरेटर यूज करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने प्लस इक्वल ऐड लिया है और प्लस इक्वल सबट्रैक्ट लिया है। यानी अब जो है कि अब ये कैलकुलेट 4 6 को अगर हम कॉल करेंगे तो ऐड भी कॉल होगा और सबट्रैक्ट भी कॉल होगा। और ये किस ऑर्डर में होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। मतलब पहले ऐड होगा उसके बाद सबट्रैक्ट कॉल होगा। यही होता है मल्टीकास्ट डेलीगेट, एकदम सिंपल। दूसरा क्वेश्चन जेनेरिक डेलीगेट। तो देखिए, डेलीगेट में
जेनेरिक डेलीगेट समझ लीजिए कि इंटरव्यूअर का फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है कि ये तीन समझ लीजिए इसके टाइप्स होते हैं, यानी जेनेरिक डेलीगेट के तीन टाइप होते हैं। और आप जब डेलीगेट के बारे में बताते हो तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये तीनों डेलीगेट के बारे में भी जो है कि पता होना चाहिए। तो जैसे हमारा जेनेरिक क्लास है उसी तरह से जेनेरिक डेलीगेट भी होता है। यानी आप जो है कि जब डेलीगेट क्रिएट करते हो तो उस वक्त जो है कि उसका टाइप डिफाइन नहीं करते हो, जब उसको यूज करते हो या फिर उसको कॉल करते हो उस वक्त जो है कि आप उसका टाइप डिफाइन करते हो। और ये तीनों जो है कि प्री डिफाइंड जेनेरिक डेलीगेट होते हैं, ठीक है, जिसको जो है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए फंक डेलीगेट क्या होता है। फंक समझ लीजिए फंक्शन है, ठीक है। तो फंक डेलीगेट करता क्या है कि ये बेसिकली ऐसे मेथड को स्टोर करेगा जिसके पास 0 से लेकर 16 यानी मिनिमम 0 पैरामीटर मैक्सिमम 16 पैरामीटर वाले मेथड को वो स्टोर कर लेगा। लेकिन उस मेथड का एक जो है कि आउटपुट पैरामीटर मस्ट है, मतलब उसके पास जो है कि एक आउटपुट पैरामीटर होना ही चाहिए। तो इसका सिंटेक्स क्या है, आप जो है कि फंक टाइप क्रिएट करते हो, यहां पे आप टाइप डिफाइन करते हो कि किस टाइप का है। बेसिकली अगर आप यहां पे बस एक पैरामीटर पास करते हो तो वो आउट वाला होगा, यानी वो रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। तो यहां पे इसको आप कह सकते हो कि सिंगल पैरामीटर फंक्शन। और यहां पे गेट पाई हमने जो है कि ये मेथड बनाया है, यहां पे हमने एक भी पैरामीटर यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये जो है कि आप इस टाइप से एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा जो है कि बेसिकली अगर आप यहां पे 2 देते हो, यानी 2 पैरामीटर देते हो, तो ये जो है कि रिटर्न टाइप होगा और ये आपका पैरामीटर होगा। यानी यहाँ पे आप जो गेट स्क्वायर मेथड को अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है कि एक इसका पैरामीटर है और ये एक रिटर्न टाइप है। अगर यही आप 3 देते हो तो ये इसका जो है कि रिटर्न टाइप है और ये दोनों जो है कि इसके पैरामीटर्स हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे 16 और पैरामीटर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यही होता है फंक डेलीगेट। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मिनिमम आपका जो है कि यानी जब आप टाइप क्रिएट करते हो तो मिनिमम आपका जो है कि एक टाइप यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा जो कि रिटर्न टाइप होगा। और मैक्सिमम जो है कि ये 16 इनपुट पैरामीटर ये होल्ड करेगा डिफरेंट टाइप का। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका ये मतलब जो है कि इंट ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आपका, यहाँ पे कोई भी टाइप आपका हो सकता है। दूसरा होता है एक्शन डेलीगेट। तो एक्शन डेलीगेट मतलब बेसिकली इस एक्शन से आप समझिए कि इसको कोई एक्शन परफॉर्म करना है, उसका रेस्पॉन्स इसको नहीं चाहिए। यानी ऐसे मेथड जो है कि बेसिकली ये एक्शन डेलीगेट होल्ड करता है। यानी रिटर्न टाइप हमेशा जो है कि वॉइड ही होगा और पैरामीटर या तो 0 होगा या तो मैक्सिमम 16 होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो है कि एक भी पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे एक पैरामीटर है। इसको हमने जो है कि इस तरह से एक्सेस किया है बिना पैरामीटर वाले को, और एक पैरामीटर वाले को इस तरह से हमने डिफाइन किया है और इस तरह से हमने इसको यूज किया है। कॉल करने के लिए आप ऐसे कॉल कर सकते हैं, इसको जो है कि आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो दोनों एक ही है, यानी फंक और एक्शन दोनों एक ही है। बस एक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये रिटर्न टाइप नहीं होगा और फंक में रिटर्न टाइप कंपलसरी है। दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो जैसा कि प्रेडिकेट का मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रिडिक्ट होती है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, किसी चीज का आप ट्रूथफुलनेस आप यहाँ पे टेस्ट करते हो। ये मैं आपको याद करने के तरीके बता रहा हूं। तो प्रेडिकेट डेलीगेट क्या करता है, एक इनपुट पैरामीटर लेता है और एक ही इसका रिटर्न टाइप होता है। यानी इसका सिंटैक्स जो है कि बेसिकली एक आपका रिटर्न टाइप होगा जो कि हमेशा बूलियन ही होगा, और इनपुट आपका बेसिकली कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी टाइप हो सकता है। ऐसे मेथड को आप प्रेडिकेट के थ्रू जो है कि स्टोर कर सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो। यही होता है प्रेडिकेट और यही होता है डेलीगेट। डेलीगेट में इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, ये एकदम सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डेलीगेट कैसे यूज होता है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चंस डेलीगेट का पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इवेंट के बारे में भी पूछा जाएगा कि इवेंट होता क्या है। तो देखिए बेसिकली इवेंट जो है ना, कोई भी एक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका की प्रेस हुआ, क्लिक हुआ, माउस का मूवमेंट हुआ या फिर और कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है कि हाँ भाई देखो ये इवेंट हुआ है। उसके बाद आपका जो है कि एप्लीकेशन बेसिकली उस इवेंट पे रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये सिंपल से काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन एक सिंपल तरीके से आप बस ये समझो कि जैसे मान लीजिए कि आपने माउस क्लिक किया है, वो एक इवेंट जनरेट हुआ है।
उसको जो है कि आपका सिस्टम एप्लीकेशन को नोटिफाई कर दिया कि देखो भाई माउस का इवेंट जनरेट हुआ है। अब आप उसको कैसे हैंडल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। C# में इवेंट बेसिकली डेलीगेट यूज करके क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये डेलीगेट क्रिएट किया है, नोटिफाइड डेलीगेट, और इस नोटिफाइड डेलीगेट टाइप का हमने एक इवेंट क्रिएट किया है। अब ये हमारा जो है कि इवेंट एग्जाम्पल क्लास जो है कि ये बेसिकली इवेंट को जनरेट करेगा। मतलब ये इवेंट जो है कि जो भी यहाँ पे मतलब कोई एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाने के बाद ये कहेगा देखो भाई हमारा एग्जीक्यूशन जो है कि कंप्लीट हो गया। तो अब इस क्लास को जो भी यूज करेगा, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो है कि इसको यूज किया, ठीक है, इवेंट एग्जाम्पल ई, और हमने जो है कि इसके इवेंट पे एक मेथड असाइन कर दिया है, और वो मेथड जो है कि हमारा इसी क्लास में है। यानी जब भी ये नोटिफिकेशन मिले तो ये हैंडलर उसको हैंडल करेगा। तो ये कॉल कैसे होगा, जब हम इस एग्जीक्यूट मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये जब एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा ऑन एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड मेथड कॉल होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे पहले तो चेक कर रहे हैं कि नोटिफाई इवेंट में कुछ है कि नहीं है, बेसिकली किसी ने रजिस्टर किया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर किया हुआ है, बेसिकली प्लस इक्वल से हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो अगर रजिस्टर हुआ है तो उसको भाई नोटिफाई कर दो। तो जैसे ही ये नोटिफाई इवेंट कॉल होगा ये आपका मेथड बेसिकली कॉल हो जाएगा। यही होता है इवेंट। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, एनोनिमस मेथड क्या होता है या फिर लेमडा एक्सप्रेशन। बेसिकली ये दोनों जो है कि एक ही साथ पूछे जाते हैं, एनोनिमस मेथड और लेमडा एक्सप्रेशन, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। एनोनिमस मेथड बेसिकली आप लेमडा एक्सप्रेशन यूज करके ही क्रिएट करते हो। तो देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में आप एनोनिमस, जैसे इसका एनोनिमस का मतलब होता है कि बिना नाम का, उसी तरह से कोई भी मेथड बिना नाम का अगर है तो उसको जो है कि हम एनोनिमस मेथड कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस मेथड का नाम है, इस मेथड का भी नाम है, इस मेथड का भी नाम है, इस मेथड का भी नाम है, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्टली डेलीगेट यूज करके उस वेरिएबल में ही आप जो है कि बेसिकली मतलब इस टाइप का डेलीगेट का वेरिएबल क्रिएट करके वहीं पे आप जो है कि मेथड को डिफाइन कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपने मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यही होता है एनोनिमस मेथड, एकदम सिंपल और एकदम आसान। तो लेमडा एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली देखिए इस मेथड को अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने डेलीगेट यहाँ से हटा दिया है, और ये कीवर्ड या फिर ये सिंबल हमने जो है कि यूज किया है, यही होता है लेमडा एक्सप्रेशन। इसको जो है कि और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम जो है कि इस बॉडी को भी यहां से हटा देते हैं, और यहां पे जो है कि डायरेक्टली हम ये लेमडा एक्सप्रेशन यूज करके यहां पे हम जो है कि जो मेथड की बॉडी है उसको यहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं। और इसको अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हो तो आप उसको जो है कि कुछ ऐसे लिख सकते हो। यही होता है लेमडा एक्सप्रेशन। बेसिकली ये क्या करता है, मेथड को शॉर्ट हैंड कर देता है ये ऑपरेटर यूज करके। दूसरा क्वेश्चन ये भी समझ लिए कि मुझसे बहुत बार पूछा गया है, एक्सटेंशन मेथड क्या होता है। तो देखिए जैसा कि इसका नाम है एक्सटेंशन, ये क्या करता है, किसी भी क्लास में बिना उसके कोड को मॉडिफाई किए उसमें कोई एक मेथड जो है कि ये ऐड कर देता है, और उस मेथड को आप उस क्लास के मेथड की तरह यूज करते हो। वही होता है एक्सटेंशन मेथड। और एक्सटेंशन मेथड जो है कि हमेशा स्टैटिक मेथड होगा, लेकिन आप उसको कॉल जो है कि नॉर्मल मेथड की तरह ही करोगे, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें जो है यहाँ पे इस स्ट्रिंग क्लास पे जो है कि एक ये मेथड ऐड करना है। मतलब ये तो डेफिनेटली स्ट्रिंग का कोई मेथड है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम जब भी मतलब इस स्ट्रिंग को यूज करें तो वहाँ पे जो है कि ये मेथड भी अवेलेबल हो। तो अब जाहिर सी बात है हम जो है कि स्ट्रिंग को तो मॉडिफाई कर नहीं सकते, वैसे जो भी इसके क्लास का जो कोड है उसको तो हम मॉडिफाई कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन मेथड जो है कि क्रिएट करेंगे, ठीक है। और वो एक्सटेंशन मेथड क्रिएट कैसे होगा, उसके लिए हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि स्टैटिक होगा, ठीक है। और उस क्लास में एक स्टैटिक मेथड जो है कि हम बनाएंगे। यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा मेथड जो है कि स्टैटिक है, ठीक है, ये ऐड पीडीएफ एक्सटेंशन। और दूसरा कंडीशन इसका क्या है कि जो मतलब जिस क्लास पे एक्सटेंशन मेथड हम ऐड करना चाहते हैं उस क्लास को हम एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे ये दिस कीवर्ड के साथ। मतलब ये जो है कि ये मैंडेटरी है और ये भी मैंडेटरी है।
नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये पैरामीटर जो है कि आपका स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो चाहे मतलब अपना यहाँ पे जो है कि लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इस क्लास को जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हो, बेसिकली इस क्लास को नहीं, इस एक्सटेंशन मेथड को जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हो, वहाँ पे आपको ये नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो है कि एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये मेथड एज ए एक्सटेंशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जो जितने भी स्ट्रिंग टाइप के जो है कि ऑब्जेक्ट रहेंगे या फिर स्ट्रिंग टाइप के जो वेरिएबल रहेंगे, उसके साथ आप डायरेक्टली इसको जो है कि एज ए इंस्टेंस मेथड, जैसे मतलब इसका इंस्टेंस में जिस तरह से आप कॉल करते हो, उसी तरह से इसको भी आप कॉल कर सकते हो। यही होता है एक्सटेंशन मेथड और यही इसका यूज करने का तरीका होता है। एकदम सिंपल, एकदम आसान। दूसरा क्वेश्चन, लिंक्यू। लिंक्यू भी समझ लिए कि डॉटनेट का एक समझ लिए कि बैकबोन है और ये हर छोटे से बड़े प्रोजेक्ट में यूज होता ही होता है। थोड़ा सा भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट है आपका तो बिना लिंक्यू के आप समझ लिए कि उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। तो लिंक्यू होता क्या है? बेसिकली लिंक्यू का फुल फॉर्म जो है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी होता है, जो क्या करता है आपके किसी भी डेटा सोर्स से, ठीक है, यानी डेटाबेस का मतलब डेटा सोर्स जो है कि आपका कुछ भी हो सकता है, उससे जो है कि डेटा बेसिकली ये रिट्रीव करता है। और वो आपका सोर्स जो है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए डॉटनेट का डेटा हो सकता है, XML हो सकता है, या फिर आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो है कि C# का ऑब्जेक्ट कलेक्शन है, इसको आप क्या करोगे यहाँ पे बेसिकली लिंक्यू को यूज करके इस कलेक्शन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी मतलब लिंक्यू एनेबल्ड डेटाबेस डेटा सोर्स है आपका, उसमें जो है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका जो है कि ये डेटाबेस हो सकता है, XML हो सकता है, या फिर कोई और टाइप हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में जो है कि हम लोग बेसिकली जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें SQL क्वेरी यूज करके जो है कि हम अपने डेटा कलेक्शन को मतलब बेसिकली लिंक्यू यूज करके उसमें कन्वर्ट करते हैं और उससे बेसिकली इसको हम रिट्रीव करते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी डेटा कलेक्शन से डेटा को रिट्रीव कर सकते हो या फिर सेंड भी कर सकते हो, बेसिकली दोनों तरफ से होता है, ठीक है। और एक इस समय मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है नलेबल टाइप। इसीलिए इंटरव्यूअर जो है कि आजकल ये नलेबल टाइप के बारे में भी जरूर पूछता है कि नलेबल टाइप होता क्या है। तो देखिए, नॉर्मली हमारे पास जो है कि जो वैल्यू टाइप होते हैं उस पर जो है कि आप नल स्टोर नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप नॉर्मली इसको जो है कि INT लिखते हो, INT नंबर, और उस पर जो है कि नल स्टोर करते हो, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहां पे जो है कि नंबर में भी हमको नल स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, SQL सर्वर यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपका कोई एक कॉलम है जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है और वो नलेबल है, मतलब बेसिकली वहां पे आप नल भी स्टोर करते हो, यानी एम्प्टी स्टोर करते हो, ठीक है। तो उस केस में जो है कि 0 एक वैल्यू था, यानी डिफॉल्ट वैल्यू जो है कि हमारा इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, तो 0 एक वैल्यू था, लेकिन कॉलम जो है कि एम्प्टी भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है कि ये नलेबल टाइप इंट्रोड्यूस हुआ। नलेबल टाइप को जो है कि आप इधर ऐसे लिख सकते हो या फिर जो है कि ऐसे लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन मार्क यूज करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब जब ये अगर मान लीजिए कि ये थर्ड नंबर जो है कि आपका ये नलेबल टाइप हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नल भी स्टोर कर सकते हो। और ये टाइप जो है कि मतलब अगर आप नलेबल टाइप बना रहे हो तो वहां पे आप डायरेक्टली जो है कि वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसको आप डायरेक्टली नॉन नलेबल टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको डॉट वैल्यू ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। अगर आप उसको डायरेक्टली आप जो है कि एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको जो है कि ये एरर मिलेगा, ठीक है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप नलेबल टू नॉन नलेबल। ये होता है नलेबल टाइप। या इंटीजर ही नहीं, आप यहाँ पे जो है कि मतलब जितने आपके वैल्यू टाइप हैं उसको जो है कि आप नलेबल क्रिएट कर सकते हो या फिर नलेबल बना सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क यूज करके। दूसरा क्वेश्चन जो आप मतलब फ्रीक्वेंटली यूज करते हो वो है फॉर लूप और फॉर ईच लूप। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली अगर आप फॉर लूप के बारे में बात करते हो तो फॉर लूप क्या करता है, किसी भी सेट ऑफ डेटा को किसी एक कंडीशन के थ्रू, मतलब किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हुए उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी उसको रिपीट करता है। फॉर ईच क्या करता है, किसी भी कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं उस हर एलिमेंट को बेसिकली या फिर उस हर एलिमेंट के लिए वो स्टेटमेंट को रिपीट करता है। ये छोटा सा डिफरेंस है। फॉर लूप क्या करता है, एक कंडीशन के बेस पे आइटरेट होता है, और फॉर ईच क्या करता है, कलेक्शन के एलिमेंट के बेस पे आइटरेट होता है। यानी फॉर लूप जो है कि किसी भी चीज के लिए कितनी बार भी रिपीट कर सकता है जब तक उसका एक्सप्रेशन ट्रू है, जबकि फॉर ईच में क्या होता है कि जितने एलिमेंट है उतनी बार ही वो आइटरेट होगा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स देखोगे तो ये हमारा जो है कि एक मान लीजिए मेथड है जो हमारा जो है कि yield कीवर्ड यूज करके आई एनुमरेबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, और यहाँ पे हमारा एक
अरे है जिसमें जो है कि हमारे पास ये कुछ सेट ऑफ वैल्यू है। तो अगर आप फॉर ईच यूज करके इस अरे के लिए आइटरेट करोगे तो ये जितने एलिमेंट हैं उतनी बार जो है कि ये आइटरेट होगा। वहीं आप अगर फॉर यूज करते हो तो आपका जो है कि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होगा तब तक वो एग्जीक्यूट होगा। यहां पे आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, तो जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे कोई भी कलेक्शन जो आई एन्यूमरेबल टाइप रिटर्न करता है या फिर एन्यूमरेटर रिटर्न करता है, ठीक है, उसको ये फॉर ईच क्या करता है, मतलब उसको ये फॉर ईच आइटरेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस केस में यानी ये हमारा जो मेथड है ये हमारा जो है कि आई एन्यूमरेबल टाइप का आइटरेटर रिटर्न कर रहा है, तो फॉर ईच उसको जो है कि इजीली आइटरेट कर सकता है। लेकिन फॉर जो है कि इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, यानी इसको जो है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ फॉर ईच ही एग्जीक्यूट कर पाएगा। ये फॉर जो है कि बस यहां पे आप चाहे जो भी एक्सप्रेशन दीजिए उसी एक्सप्रेशन के लिए वो एग्जीक्यूट होगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके पास आइटरेटर है कि आइटरेटर नहीं है। यानी इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है यही पॉइंट बताने के लिए कि फॉर ईच हमेशा आइटरेटर के बेस पे आइटरेट होता है, जबकि फॉर क्या करता है, इस कंडीशन के बेस पे आइटरेट होता है। तो यह है बहुत सिंपल, जो कि इतना बता देते हो तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि हाँ भाई बंदे को इसके बारे में पता है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एन्यूमरेटर क्या होता है। जब आप यहाँ पे एन्यूमरेटर का नाम लेते हो तो क्वेश्चन बनता है कि एन्यूमरेटर है क्या। तो देखिए एन्यूमरेटर जो है कि किसी भी कलेक्शन के आइटम के बेस पे आपको आइटरेट करने में हेल्प करता है। और वो होता कैसे है, बेसिकली उसके पास एक मेथड होता है मूव नेक्स्ट। ये मूव नेक्स्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 4 ये जो है कि आपके पास एक कलेक्शन है, तो ये मूव नेक्स्ट क्या करेगा, यहां से आपके पॉइंटर को दूसरे पे मूव करेगा, 2 से क्या करेगा तीसरे पे करेगा, तीसरे से क्या करेगा चौथे पे करेगा, ठीक है। और इसके पास जो है कि बेसिकली ये करंट, मूव नेक्स्ट और रीसेट ये 3 मेथड होते हैं। मूव नेक्स्ट क्या करेगा, जब तक इसके पास दूसरे एलिमेंट हैं, आगे मतलब एलिमेंट है, तब तक जो है कि ये ट्रू रिटर्न करेगा। और जैसे ही जो है कि मान लीजिए कि 4 पे आ गया आपका ये करंट, तो मूव नेक्स्ट क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और रीसेट क्या करता है, इस पॉइंटर को उठा करके वापस यहां पे रख देता है। इस तरह से जो है कि ये किसी भी कलेक्शन को आइटरेट करता है। यही होता है एन्यूमरेटर। और ये जो है कि आई एन्यूमरेटर इंटरफेस यूज करके आप किसी भी क्लास को एज ए एन्यूमरेटर बना सकते हो। मतलब यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि मूव नेक्स्ट कैसे काम करता है और रीसेट कैसे काम करता है, ठीक है। तो मूव नेक्स्ट में जैसा मैंने बताया, और रीसेट भी वही है। इसको क्या करता है, लास्ट से ला करके पहले पे आपके पॉइंटर को रख लेता है। बेसिकली करंट आपका जो है कि ये पॉइंटर है। दूसरा क्वेश्चन है यील्ड कीवर्ड, ये क्या होता है। ये समझ लीजिए कि अब मतलब बहुत ही रेयर हो गया है यूज होना, लेकिन अब भी जो है कि कहीं कहीं पे ऐसा मतलब जरूरत पड़ जाता है कि आपको जो है कि यील्ड कीवर्ड आपको यूज करना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी इंटरव्यू में अक्सर करके मतलब पूछा जाता है। तो देखिए यील्ड कीवर्ड क्या करता है, कंपाइलर को सिग्नल देता है कि देखो भाई जो भी आपने मतलब ये ब्लॉक बनाया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेथड हमने जो है कि यील्ड कीवर्ड यूज करके बनाया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, कंपाइलर को बता देगा कि देखो भाई ये मेथड जो है ना ये आइटरेटर ब्लॉक है, मतलब इसको जो है कि आप आइटरेट कर सकते हो, यानी फॉर ईच यूज करके आप इसको जो है कि आइटरेट कर सकते हो। और ये क्या करेगा, इसके मतलब ये जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार एक एक करके जो है कि ये वैल्यू यहां से रिसीव करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा रिसीव कर लेगा, नहीं, एक एक बार एक एक करके जो है कि ये रिसीव करेगा। बस यही होता है यील्ड कीवर्ड। और यील्ड कीवर्ड जो है कि जहां पे आप यूज कर रहे हो जिस भी मेथड में, वहां पे आपका रिटर्न टाइप जो है कि हमेशा आई एन्यूमरेबल ही होना चाहिए, ठीक है। ये टाइप आपका जो भी आप मतलब यहां से रिटर्न कर सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन ये जो है कि हमेशा आई एन्यूमरेबल टाइप ही होना चाहिए। उसके बाद ये समझ लिए कि मतलब लगभग मुझे हर इंटरव्यू में ये भी पूछा गया है कि आई एन्यूमरेबल और आई क्वेरेबल में डिफरेंस क्या है। तो ये वैसे तो मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन अगर इसको आप चाहो तो काफी मतलब डिटेल में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मैं जो है कि आपको एक सिंपल वर्ड में बताता हूं कि देखिए आई एन्यूमरेबल क्या करता है, पहले डेटा को मेमोरी में फेच कर लेता है, उसके बाद उस पर जो है कि आइटरेट करता है। और आई क्वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपने कंडीशंस वगैरह यूज किए हैं उस कंडीशन को पहले बेसिकली मतलब वो प्रोसेस कर लेता है और उसके बाद वो प्रोसेस्ड क्वेरी जो है डेटाबेस को भेजता है। मैक्सिमम टाइम आई क्वेरिएबल आपका जो है कि डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए यूज होता है। तो वहां पे क्या होता है कि जितनी बार आपका मान लीजिए कि आप जो है कि आई क्वेरिएबल टाइप में जितनी बार आप कंडीशन यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने वेयर यहाँ पे यूज किया है
फिर मान लीजिए आपका एक ए वेरिएबल है जो आई क्वेरिएबल टाइप का है, ठीक है। तो ए डॉट वेयर आपने यूज़ किया कोई कंडीशन, ठीक है, और यहाँ पे जो है कि आपका ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। फिर यहाँ पे कुछ आपने लॉजिक लिखा, फिर यहाँ पे ए डॉट वेयर आपने यूज़ किया, और यहाँ पे भी आपने जो है कि कोई कंडीशन लिखा, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। उसी तरह से आप अगर जितनी बार आप यहाँ पे लिखोगे या फिर यहाँ पे वेयर के बजाय आप कुछ और भी कंडीशन यहाँ पे देते हो, तो लास्ट में जब आप जो है कि बेसिकली उसको फेच करते हो, मोस्टली जो है कि टू लिस्ट से आप जो है फेच करते हो उसको, तब जो है कि वो क्या करेगा, ये प्रोसेस्ड क्वेरी यानी जितने भी आपने यहाँ पे क्वेरी लिखा है उस सारे क्वेरी को बेसिकली मतलब कंबाइन करके डेटाबेस को भेजेगा और डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेगा। उसके बाद आप उसको जो है कि बेसिकली यूज कर सकते हो, यानी आपको फिल्टर्ड डेटा मिलेगा। यही होता है आई क्वेरिएबल। और इंटरव्यूअर आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप इतना बता देते हो तो उसको लग जाता है कि हाँ भाई इसको पता है। और एक क्वेश्चन ये मतलब मुझसे जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है कि एक दो जगह मतलब पूछा गया है। ये जो है कि मतलब दो तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप जो है कि किसी मेथड से मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करोगे, या फिर टपल क्या होता है डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप प्रोनाउंस कैसे करते हो, वो मोस्टली लोग जो है कि टपल प्रोनाउंस करते हैं। कोई टपल करता है, कोई टुपल करता है। तो बेसिकली टपल होता क्या है कि ये एक बार में एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू जो है कि मेथड से रिटर्न करता है, ठीक है। उसको रिटर्न करने का मतलब सिंटैक्स ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका मेथड है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक इंटीजर, स्ट्रिंग और एक डबल टाइप का जो है कि वैल्यू एक साथ रिटर्न कर रहा है। और उसको आप एक्सेस बेसिकली कैसे करते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये वैर टाइप का बनाया आइटम, और ये जो है कि इस मेथड को कॉल किया आपने, तो ये जो है कि आपको ये कंप्लीट सेट ऑफ डेटा जो है कि आपको रिटर्न कर देगा। और ये जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे ऐड किया है, टपल डॉट क्रिएट करते वक्त जो है कि आपने जिस ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यू ऐड किया है उसी ऑर्डर में आप उसको फेच करोगे इसी नाम से, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। यानी आइटम 1 इस केस में हमेशा इंटीजर होगा और इसी वैल्यू को जो है कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आइटम 2 जो है कि स्ट्रिंग होगा इस केस में और इसी वैल्यू को जो है कि रिप्रेजेंट कर रहा है, और आइटम 3 जो है कि बेसिकली इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आइटम 1, आइटम 2 ये मतलब प्री डिफाइंड नाम है, ये जो है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको यूज करने का यही तरीका है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि बोनस क्वेश्चन है, मतलब सिंगलटन क्लास और स्टैटिक क्लास में डिफरेंस तो लगभग मुझसे हर जगह पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला इसका डिफरेंस ये है कि जो सिंगलटन क्लास होता है ना वो एक पैटर्न है, जबकि स्टैटिक क्लास जो है कि एक टाइप ऑफ क्लास है। सिंपल सा मतलब मेन डिफरेंस इसको आप कह सकते हो। और सिंगलटन क्लास को बेसिकली आप एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो, जबकि स्टैटिक क्लास को आप एज ए पैरामीटर नहीं पास कर सकते हो। अब सिंगलटन क्लास जो है कि बेसिकली मतलब नॉर्मल क्लास है, तो उसमें आप जो है कि इंटरफेस यूज कर सकते हो, उस पर आप इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो, उस पर जो है कि आप वो सारे फीचर यूज कर सकते हो जो एक नॉर्मल क्लास में आप करते हो, ठीक है। जबकि स्टैटिक क्लास जो है कि बेसिकली यहाँ पे आप इंटरफेस वगैरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ये सिंपल सा तीन डिफरेंस अगर आप बता देते हो, यानी आप पहला डिफरेंस ही अगर बता देते हो तो इंटरव्यूअर समझ जाता है, यानी इसको जो है कि सिंगलटन क्लास और स्टैटिक क्लास में डिफरेंस क्या है बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये पॉइंट भी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा जो है कि एक सिंगलटन क्लास है जिसका कंस्ट्रक्टर जो है कि हमेशा प्राइवेट होता है, और इसके पास एक मेथड होता है जो बेसिकली इंस्टेंस को रिटर्न करता है। और ये इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होने का कारण ये है कि इसको आप जो है कि न्यू कीवर्ड यूज करके आप इस पे इंस्टेंस नहीं क्रिएट करते हो, आप डायरेक्टली जो है कि इस इंस्टेंस से ही बेसिकली उसको एक्सेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करते हो कि इंस्टेंस पे अगर वैल्यू है तो वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो एक नया वैल्यू क्रिएट करके फिर उसको रिटर्न करता है। स्टैटिक क्लास के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि आप बेसिकली स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, आप इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते हो। ये आपका इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर है, और अगर इस पे आप जो है कि कोई भी फील्ड या फिर प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी यूज करते हो वो हमेशा जो है कि स्टैटिक ही होगा, उसके कोई भी मेथड वो जो है कि स्टैटिक ही होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे आपका जो है कि मेथड किसी भी टाइप का हो सकता है और फील्ड या प्रॉपर्टी भी किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कलेक्ट किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी जो है कि डेफिनेटली ये क्वेश्चंस हेल्प करेगा। और अगर आप लोगों के साथ मतलब बेसिकली अगर आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट हो रहा हो और उस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया है, तो उसको आप कमेंट में बताइए, उससे लोगों को भी हेल्प होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।